आज का टॉपिक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फोर्थ फेज की बात करने जा रहे हैं और फोर्थ फेज में हम लोग पढ़ेंगे किसको, द ग्रेट नेपोलियन बोनापार्ट को। क्या है नेपोलियन बोनापार्ट, कैसे वो, उसका इमरजेंस कैसे हुआ, किन सिचुएशन से वो निकल के आया और कैसे उसने लास्ट में जाके पूरे फ्रांस पे उसने अपना एम्पायर बनाया और किस परिस्थितियों में जो है नेपोलियन बोनापार्ट का डिक्लाइनेशन हुआ। और लास्ट में नेपोलियन बोनापार्ट बोलता है एबल वॉज आई एरे आई सोल्वा। इसको हम लोग लास्ट में समझेंगे जाके कि इस लाइन का क्या मतलब है। मजा बहुत अच्छे से आने वाला है। नेपोलियन बोनापार्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इटली से लगा हुआ एक आइलैंड है कोर्सिया, कोर्सिका, कोर्सिया में गलत गलत बोल गया। कोर्सिका में उसका जन्म हुआ था और लुई 16 ने जब इटली को जीता तो कोर्सिका वहीं पे था। मतलब नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म तब हुआ था जब लुई 16 ने कोर्सिका को जीता था। और एक इलीट फैमिली को बिलोंग करता था। बट जब फ्रेंच में कोर्सिका मर्ज हो गया तब तक उसकी फैमिली बहुत जो है इकोनॉमिकली वीक हो चुकी थी। अर्ली स्टेज की बात करते हैं तो मिलिट्री स्कूलिंग में उसकी स्कूलिंग हुई और बाद में उसने कॉलेज से पढ़ाई करी। और जब वो पढ़ रहा था, मिलिट्री स्कूलिंग में पढ़ रहा था, तो फ्रांस में थर्ड फेज की रिवॉल्यूशन चल रही थी। और थर्ड फेज की जब रिवॉल्यूशन चल रही थी तब फ्रांस में जो है नई टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा था, स्पेशली मिलिट्री टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था। आर्टिलरी की बात करते हैं, तोपखाने की बात करते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा काम चल रहा था। उसका चूंकि एक बैकग्राउंड रहा था, मिलिट्री बैकग्राउंड रहा, एजुकेशन में बहुत अच्छा था, तो लेफ्टिनेंट या लुटेनेंट अगर आप बोलें तो वो बनना चाहता था। एक बार किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास गया, और पामोलॉजिस्ट बोलना ज़्यादा अच्छा होगा, उसने पूछा कि क्या मैं लेफ्टिनेंट बन सकता हूँ। तो पामोलॉजिस्ट ने कहा कि तुम्हारे हाथ में वो रेखा नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने हाथ लिया, अपने हाथ से चाकू निकाला और हाथ में वो रेखा बना दी कि ये अगर रेखा बनने से मैं लेफ्टिनेंट बन जाता हूँ तो मैं रेखा भी बना देता हूँ। लेटर ऑन जो है उसकी अपॉइंटमेंट जो होती है आर्टलरीज वगैरह में होती है, आर्मी ज्वाइन करता है, प्रमोशन के थ्रू वो लेफ्टिनेंट बन जाता है। और इस टाइम तक अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का थर्ड फेज चल रहा था और थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के आप लोग जानते हैं कि इसमें 5 डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट हुई थी और बाई कैमरल कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर हो। तो मैंने आपको कल ये बताया था। तो टेक्निकली डायरेक्टरी का रूलिंग चल रहा था, 5 डायरेक्टर्स की रूलिंग चल रही थी। और इस टाइम पीरियड तक रॉसफियर की डेथ हो चुकी थी। जैकोबियंस ग्रुप जो कि हाईजैक कर लिया था रॉसफियर के द्वारा, वो लगभग बस नाम मात्र का बचा हुआ था। 1795 में क्या होता है, एक टूना जगह है, वहां पे बचे हुए सारे के सारे जैकोबियंस के मेंबर्स को हटाने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट को भेजा जाता है। डायरेक्टरी के ऑर्डर पे नेपोलियन बोनापार्ट जाता है और टूना में रिवोल्ट ये जैकोबियंस के बचे हुए सपोर्टर्स करते हैं और इनको जो है अल्टीमेटली जो है नेपोलियन बोनापार्ट इस रिवोल्ट को दबा देता है। और जब वो इस रिवोल्ट को दबा देता है तो कहना चाहिए कि बल्कि आर्मी के कमांडर से उसको भेजा था। और जब वो इस टूना के रिवोल्ट को दबा लेता है तो वो डायरेक्टर्स की नजर में आ जाता है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं कि कभी कभी आप लोग सुना होगा कोई ऑफिसर जो होता है वो अचानक से प्रमोट हो जाता है। प्रमोट इसलिए हो जाता है कि उसने पता चला कि किसी बहुत बड़े गैंगस्टर को मार दिया या उसने कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी को सॉल्व कर लिया, उसका प्रमोशन बहुत तेजी से होता है। 2014 के पहले अजीत डोभाल को कितने लोग जानते थे? हमारे जो है अजीत डोभाल की बात करते हैं तो एक आईपीएस ऑफिसर थे, प्रमोशन के थ्रू वहां तक पहुंचे हुए। तो वैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये टूना के रिवोल्ट को दबाने के बाद वो डायरेक्टरीज की नजर में आ गया। तो फ्रांस तो जैकोबियन के टाइम पीरियड से ही एक काम कर रहा था। आपको याद होगा सेकंड फेज जब हम लोग पढ़ रहे थे, सेकंड फेज में जब सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा था तो उसमें उन्होंने जिरोंदित और जैकोबियंस को पढ़ा था। और हमको पता था कि जिरोंदित जो हुआ करते थे वो लोअर मिडिल क्लास के हुआ करते थे, जैकोबियन जो हुआ करते थे वो लोअर क्लास के लोग हुआ करते थे। तो जैकोबियन ऑर्गेनाइज्ड थे
और सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन में आम सेना भर्ती का प्रोविजन था। जैसे आजकल इसराइल में आप लोग देखते हैं, इसराइल में जो है सभी को सेना में अपॉइंटमेंट देनी ही होती है स्टार्टिंग के कुछ टाइम पीरियड तक। तो वैसे ही वहां पे भी था। तो आपको मैंने बताया था कि सेकंड फेज के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि नेपोलियन के लिए एक बहुत बड़ी सेना बन चुकी थी। तो जैकोबियंस के टाइम पीरियड में, सेकंड फेज के टाइम पीरियड से एक अच्छी खासी सेना बन चुकी थी। नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो तूना के रिवोल्ट को दबाने के बाद डायरेक्टरीज की निगाहों में आ चुका था। अच्छी खासी बड़ी सेना थी और इस पूरी सेना की बहुत सारी कमांड्स बना रखी थी डायरेक्टरीज ने। लाइक जैसे इटली से लड़ने वाली एक अलग कमांड है। फ्रांस एक ऐसा देश था जो 3 तरीके से लड़ रहा था। आप जब मेडवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मेडवल हिस्ट्री में पृथ्वीराज चौहान को पढ़ेंगे तो एक तरफ उनका साउथ में परमार गुजरात से भी दिक्कत है, राजस्थान के साउथ में पड़ता है। यहाँ पे अगर साउथ ईस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे भोज डायनेस्टी से भी दिक्कत है, गौरी के टाइम पीरियड में भी आप कह सकते हैं। और यहाँ पे अगर लोग बात करते हैं तो कन्नौज से दिक्कत। तो फ्रांस एक ऐसी कंट्री जिसका कई मोर्चों पे लड़ रहा है। एक वो इटली पे भी लड़ रहा है। अगर आप फ्रांस की लोकेशन देखें तो इस जगह इटली भी आपका ऐसे आ जाता है। तो इटली पे भी उसकी कमांड लगी हुई है। फ्रांस के लिए यूरोप में सबसे बड़ा हर्डल रशिया हुआ करता था, तो रशिया में वॉर लड़ने के लिए कमांड है। और ब्रिटेन तो आप जानते ही हैं कि डे वन से ही फ्रांस और ब्रिटेन के बीच का पंगा है, तो ब्रिटिश से भी वॉर लड़ने के लिए एक ब्रिटिश कमांड हुआ करती थी। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो अब डायरेक्टरी के सामने बहुत फेमस हो चुका है, 1796 की अगर वो बात करते हैं तो 1796 में इटली की जिम्मेदारी उसको दी जाती है। इटली और ऑस्ट्रिया से लड़ने वाली सेना का लीडर उसको बनाया जाता है। ठीक 1796 में उसकी अपॉइंटमेंट होती है और 1797 में उसने इस अपॉइंटमेंट को जस्टिफाई भी कर दिया। उसने ऑस्ट्रिया को हराया और ऑस्ट्रिया के जो किंग हुआ करते थे, हैसबर्ग डायनेस्टी के ऑस्ट्रिया के किंग हुआ करते थे, हैसबर्ग डायनेस्टी के ऑस्ट्रिया के किंग हुआ करते थे आपके फ्रांसिस सेकंड। आपको अच्छे से पता है कि प्रसा और ऑस्ट्रिया वगैरह जर्मन, जब हम लोगों ने नेशन स्टेट्स के बारे में पढ़ा था तो ये सब जर्मनी से जुड़ा हुआ एरिया हुआ करता था। तो हैब्सबर्ग डायनेस्टी के जो फ्रांसिस हुआ करते थे, ऑस्ट्रिया के किंग हुआ करते थे, उसको 1797 में नेपोलियन बोनापार्ट की कमांड ने हरा दिया। और आप ये सोचिए कि इनके बीच में एक ट्रीटी हुई। उस ट्रीटी का नाम है कैंपियो फार्मो। कैंपियो फार्मो नाम की एक ट्रीटी होती है ऑस्ट्रिया के किंग फ्रांसिस सेकंड और नेपोलियन बोनापार्ट के बीच में। और इस ट्रीटी के दौरान ही जो है फ्रांसिस सेकंड की बेटी, जिनका नाम था, एक्चुअली मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, फ्रांसिस सेकंड की जो बेटी हुआ करती थी उसकी शादी नेपोलियन बोनापार्ट से हो जाती है। तो उस टाइम पीरियड में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी कि फ्रांसिस सेकंड हैब्सबर्ग डायनेस्टी जो कि लेगेसी लेके चल रहा है कहाँ की, हॉली रोमन एम्पायर की। हॉली रोमन एम्पायर के वीक सक्सेसर्स लास्ट में जाके ये हुआ करते थे, या वीक सक्सेसर्स के सक्सेसर्स हुआ करते थे। तो हॉली रोमन एम्पायर की एक लेगेसी जो है नेपोलियन बोनापार्ट के साथ जुड़ गई, फ्रांसिस सेकंड की बेटी से शादी करती। तो फ्रांस में उसकी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, हीरोस्टिक टाइप की पर्सनालिटी बनता जा रहा था नेपोलियन बोनापार्ट। अब उसके पास रॉयल फैमिली का टैग भी लग चुका है। आप जानते हैं कि हॉली रोमन एम्पायर का भी टैग है, फ्रेंच कैथोलिक चर्च वाला टैग भी उसके पास है, बहुत कुछ उसके पास है। 1798 में जब वो फ्रांस आया, ये कैंपियो फार्मो की संधि करने के बाद 1797 से संधि करी, जब वो वापस यहाँ पे आया तो फ्रांस में उसका बहुत ज्यादा स्वागत हो रहा था, वो हीरो एकदम बन गया था। अब सीधी सी बात है कि पैरेलल एक लीडर खड़ा हो रहा है, तो क्या थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनी हुई डायरेक्टरी की जो काउंसिल है उसको पसंद करेगी? उनको लगा यार नेपोलियन बोनापार्ट आगे जाके चैलेंज बन सकता है हमारे के लिए। लेकिन डायरेक्टली नेपोलियन बोनापार्ट से उलझना भी उन्होंने ठीक नहीं समझा, क्योंकि पब्लिक का सपोर्ट नेपोलियन बोनापार्ट को, उसको लगता था कि कहीं नेपोलियन बोनापार्ट जो है तो तख्ता पलट ना कर दें और हम पांचों को हटा ना दें। तो क्यों ना नेपोलियन बोनापार्ट जो एक पावरफुल व्यक्ति है उसको कहीं और एंगेज कर दो। तो डायरेक्टरी के लोगों ने बड़े स्वागत डरते हुए, मतलब मनी मन नाराज होते हुए, लेकिन स्वागत किया नेपोलियन बोनापार्ट का फ्रांस में, और बोला कि आओ बेटो गले लगो, बेटे से गले लगे और बोले बेटा
सब कुछ तो तुमने कर दिया, बस एक चिंता और है। क्या बताइए? कि जो समुद्री लुटेरे हैं, है ना, फ्रांस में ब्रिटेन की इमेज समुद्री लुटेरों ऐसी होती, इनको थोड़ा सा कंट्रोल करो, इनको खदेड़ दो यूरोप से। तो नेपोलियन जानता था कि ये काम इतना आसान नहीं है जितना समझा जा रहा है। तो दो चैलेंज, ब्रिटेन को कंट्रोल करना, दो चैलेंज है। पहला, ब्रिटिश के पास एक बहुत बड़ी कॉलोनी बन चुकी है इस टाइम पीरियड तक आते आते। आप देखिए, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, सेकंड एंग्लो मराठा वार हो चुका है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हो चुका है। बंगाल में बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, फर्स्ट कर्नाटक वॉर, सेकंड कर्नाटक वॉर, थर्ड कर्नाटिक वॉर हो चुका है। अवध की भी आप जानते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हो चुकी है। बहुत बड़ी टेरिटरी ब्रिटेन के पास हुआ करती थी इंडिया के रूप में, कॉलोनी के रूप में, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहा था। तो एक वो कंट्री जिसके पास इतना बड़ा रेवेन्यू है, सोर्स ऑफ इनकम है, हालांकि उसके हाथ से अमेरिका निकल चुका है, लेकिन सिचुएशन चेंज हो चुकी है। अमेरिकन रिवॉल्यूशन के टाइम पीरियड में, या आप कह सकते हैं कि 7 ईयर वॉर के बाद अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो गई, क्योंकि 7 ईयर वॉर के बाद जो है, अगर आप देखें तो इंडिया में उतनी तगड़ी कॉलोनी नहीं थी और यूएस को उतना फायदा मिल गया। लेकिन अब तक सिनेरियो चेंज हो चुका है 1798 तक आते आते। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ब्रिटेन के पास बहुत बड़ी नेवी है। तो नेपोलियन बोनापार्ट जानता है कि इन सबके चीजों को देखते हुए कंट्रोल करना आसान नहीं है, जितना डायरेक्टरी सोच रही उतना आसान भी नहीं है। बट फिर भी उसने एक प्लान बनाया। उसने कहा कि यूके की जो ताकत है वो किस में? एम्पायर में। भाई देखिए, स्टेट का बेस क्या होता है? स्टेट का बेस होता है हमेशा रेवेन्यू। ऐसा किसने बोला है? आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में बोला है कि राज्य का आधार ही अर्थ है। जब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा टैक्सेशन के ऊपर फोकस रहा, ट्रांसपेरेंसी पे फोकस रहा, और टैक्स कलेक्शन वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट से कलेक्ट करने के लिए फोकस रहा कि टैक्स रेट भले ही कम हो लेकिन ईमानदारी से वसूला जाए। तो किसी भी स्टेट का बेस जो होती है उसकी इकोनॉमिक्स होती है। तो अगर यूके का जो इतना बड़ा एम्पायर है विच इज इंडिया, तो इस पे अगर कंट्रोलिंग यूके की छूट जाए तो यूके अपने आप टूट जाएगा और यूके को हराना कंपैरेटिवली बाद में आसान हो जाएगा। तो उसने प्लान बनाया कि हम एक काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपका मिडिल ईस्ट है, ओ सॉरी मेडिटेरेनियन सी है, इसको आप मान लीजिए आपका अफ्रीका है, ये कहीं रेड सी है, ये आपका सऊदी कॉन्टिनेंट, और ये इंडिया है। तो बेसिकली होता क्या था, ये इजिप्ट में ऐसे लोग आया करते थे। ये आए रेड सी होते हुए, इजिप्ट में जो है सारा का सारा माल अनलोड किया, क्योंकि सी से आते थे, फिर यहाँ से कैमल्स के थ्रू पूरे इजिप्ट को पार किया, क्योंकि उस समय सुएज कैनाल बनी नहीं थी। फिर यहाँ पे इसको फिर से लोड किया शिप्स पे, और फिर इस तरीके से पूरा मेडिटेरियन सी पार करते हुए ये इंग्लैंड निकल गए, और इंग्लैंड से पूरे यूरोप में, इवन रशिया तक अपना पूरा प्रोडक्ट बेच दिया। ये इस तरीके से काम करते थे। उसने सोचा कि अगर ये चेन डिस्टर्ब कर दी जाए, इधर उसने टीपू सुल्तान को फेवर में लेना चालू किया। बात 1798 की है और टीपू सुल्तान जो है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में होगा। तो टीपू सुल्तान को फेवर में ले रहा है कि तुम कुछ इधर से भी बनो, इधर से हम करें। तो उसने सोचा कि इजिप्ट पे अगर हम कब्जा कर लें, या मेडिटेरेनियन सी के रूट पे हम किसी तरीके से कंट्रोलिंग कर लें, तो काम हो जाएगा। प्लान अच्छा था, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन करने से पहले इसके रास्ते में जो हर्डल्स हैं उसको उन्होंने समझा नहीं। पहली बात तो ये कि फ्रांस का पहली बार किसी इस्लामिक कंट्री से कांटेक्ट होने जा रहा है। ऑटोमन तुर्क एम्पायर का एक एरिया है ये, ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो डिसइंटीग्रेट हुआ, बाद में ऑटोमन तुर्क एम्पायर बन गया, आप जानते हैं। तो वहां का जो लोकल चैलेंज है वो उसको आता नहीं। दूसरा, यहां पे ब्रिटिशर्स की कब्जी लंबे समय से थी। इस चक्कर में अगर आप बात करते हैं तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कांटेक्ट जब पहली बार इजिप्ट से हुआ, भाई नेपोलियन बोनापार्ट जहां जहां जाएगा उसके साथ साथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के थॉट्स भी जाएंगे। वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नाम पे, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के नाम पे वहां पे अपने इंपीरियलिज्म को मजबूत करता था, लेकिन इसी बहाने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के थॉट्स वहां पहुंच जाते थे। तो इजिप्ट भी जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहली बार नेपोलियन बोनापार्ट के कारण अवगत हुआ। और यहाँ पे लेटर ऑन हम बात करते हैं तो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में या इस तरीके की इस्लामिक कंट्रीज में सबसे पहले अगर किसी ने मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट किया तो इजिप्ट ने किया। मार्शल टीटो, कर्नल मार्शल टीटो के बारे में भी हम लोग जानते हैं, नाम जो हम लोग पढ़ते हैं।
नया मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नेहरू जी के टाइम पीरियड हम लोगों ने पढ़ा। खैर ये तो बहुत आगे की चीज है, इजिप्शियन हिस्ट्री हमारे सिलेबस में ऐसा सच है नहीं, लेकिन फिर भी एक सेगमेंट है ये चीज। तो नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ जाता है, लेकिन ब्रिटिश कमांडर यहाँ पहले से होता है, कंट्रोलिंग ब्रिटिश की अच्छी सी थी। तो नेल्सन यहाँ पे ब्रिटिश कमांडर हुआ करता था। नेल्सन ने टक्कर दी किसको? नेपोलियन बोनापार्ट को। ये वही नेल्सन है जो 1857 के रिवोल्ट में एक बहुत प्रोमिनेंट ऑफिसर बन के निकला। 1857 का रिवोल्ट जो हम लोग पढ़ते हैं भारत में मॉडर्न हिस्ट्री में, तो पता चलता है कि दुनिया भर के टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स दुनिया भर का एक्सपीरियंस लेके इंडिया में काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने रिवोल्ट का दबा लिया। नेल्सन वो है जिसने नेपोलियन बोनापार्ट को इजिप्ट में एक नहीं 2 बार हराया। और आप ये समझिए कि यहां से नेल्सन के चक्कर में अंततः जो है नेपोलियन बोनापार्ट को अपना प्लान ड्रॉप करना पड़ा, और नेपोलियन बोनापार्ट के चक्कर में टीपू सुल्तान फंस गए, और वहां पे वेलेस्ली ने जो है सब्सिडियरी अलायंस का इंप्लीमेंट कर दिया, टीपू सुल्तान को हरा दिया। तो खैर वो तो मॉडर्न हिस्ट्री का सेगमेंट है, हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में बात करते हैं। तो जब वो लौटा कहां पे? फ्रांस में, तो भी उसका स्वागत हो गया, बिकॉज जनता डायरेक्टरी के शासन से उब चुकी थी। डायरेक्टरी जो है थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन का यूज करते हुए लगातार मनी का सेंट्रलाइजेशन अपने हाथों में, लैंड का सेंट्रलाइजेशन अपने हाथों में, उल पटांग तरीके के ऑर्डर्स जारी करना। तो जनता को इससे मतलब नहीं था कि नेपोलियन हार गया। जनता को इससे मतलब ये था कि नेपोलियन हॉली रोमन एम्पायर की लेगेसी को लिए हुए, और ये वो बंदा है जो केपेबल है हमें डायरेक्टरी की मिस रूलिंग से निकालने के लिए। 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट ने डायरेक्टरीज को हटा के सत्ता अपने हाथों में ले ली। यहां तक सबको क्लियर है? बताइए। यस सर। तो फिर उसने फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन लेके आया। अब नेपोलियन बोनापार्ट फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन लेके आ रहा है, इसी को हम लोग फोर्थ फेज बोल रहे हैं। और इस बार उसने ट्राई कैमरल, बाई कैमरल नहीं, ट्राई कैमरल, त्रिसदनी विधायिका बनाई। और जो फर्स्ट काउंसिल है उसने खुद को घोषित कर दिया। 1799 में उसने एक सदन, खुद को ही एक सदन बना दिया 10 वर्षों के लिए। और 1802 में उसने बोला कि लाइफ टाइम पीरियड तक के लिए फर्स्ट काउंसिल में हूं, अपने आप को ही काउंसिल बना लिया। और 1804 में उसने खुद को एम्परर, अपने आप को एम्परर घोषित कर दिया, सम्राट घोषित कर दिया। तो आप ये देखिए कि एक नई टेक्निक आपको यहां दिख रही है। क्या दिख रही है कि जब वो खुद को 1804 में या 1802 में या 1799 के, बल्कि 1799 की बात करें, जब उसने खुद को फर्स्ट काउंसिल बनाया, तो उसने बोला कि जनता ने, लोगों ने खुद से मुझे सम्राट के रूप में एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो यहां पे वो जनरल विल थोप रहा है। रूसो क्या बोलता है कि कभी कभी एक विल की, जो एक व्यक्ति की विल भी जनरल विल हो सकती है। इसमें हमको याद करिए तानाशाही दिख रही थी। तो रूसो यहां से अभी भी अछूता नहीं है, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए रूसो अछूता नहीं। मैं बार बार आपको रूसो से यहाँ पे मिलान कराते दिखाता हूँ, इसीलिए रूसो पढ़ाते समय मैंने मेहनत की आपके ऊपर। तो उसने कहा कि खुद को सम्राट घोषित कर लिया 1799 से लेके 1804, महज 5 सालों में उसने गेम खेल दी। वो कहता है जनता चाहती थी, सो इसलिए मैं सम्राट बना। तो आप देखिए कि एक न्यू टेंडेंसी दिख रही है कि संसद या पार्लियामेंट को निग्लेक्ट करते हुए एक व्यक्ति भी मोनार्च ना होते हुए भी मोनार्कियल लाइफ को एंजॉय कर सकता है। आप इंडिया में, आप चाइना में देखिए सी जिनपिंग, वहां इलेक्शन होते हैं, पर वहां क्या है, निचले लेवल पे एक व्यक्ति खड़ा हो गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की तरफ से, सभी ने उसको वेट दे दिया, वोट दे दिया। उन सभी लोगों ने मिलकर ऊपर के लेवल के 2 लोगों को चुन लिया, उन सभी ने मिलकर ऊपर के लेवल चुन लिया। सी जिनपिंग जो है लाइफ टाइम पीरियड के लिए चाइना के राष्ट्रपति बन गए, नेपोलियन बोनापार्ट की तरीके। लेटर ऑन हम जो कहें यूरोपियन हिस्ट्री में, हम जो है हिटलर में भी ये चीज देखेंगे, मुसोलिनी में भी ये चीजें देखेंगे। लेकिन हाँ, नेपोलियन बोनापार्ट के एग्जांपल को समझने के लिए चाइना का एग्जांपल बताना जरूरी था, क्योंकि चाइना आप लोग रिसेंटली देख रहे हैं। तो उसने खुद को एम्परर बनाया, और उसने बोला कि फ्रांस का मुकुट मैंने गटर में गिरा हुआ देखा था। ये कई बार ऐसा स्टेटमेंट आए, किसने कहा? उसने बोला कि फ्रांस का मुकुट मैंने गटर में गिरा हुआ देखा था, लेकिन फ्रांस की जनता ने उस मुकुट को अपने हाथों से उठाकर मुझे दे दिया। मैं थोड़ी सम्राट बनना चाहता था, जनता ने मुझे सम्राट बनाया। भगवान या भक्त कोई होते थोड़ी है, भक्त मिलके भगवान बना देते हैं। और आप मेरी बात को समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओपन प्लेटफॉर्म में इस चीजों को ज्यादा बोला नहीं जाता है, ठीक है। हालांकि भगवान जो है वो हमको सिक्योरिटी की गारंटी नहीं देते हैं, टूरिज्म की गारंटी देते हैं, लेकिन भक्त भगवान बना देते हैं। खैर,
ये सब चीजें हैं, चलती रहती पॉलिटिक्स है। तो डेविड थॉमसन की हम लोग लगातार सुन रहे हैं। डेविड थॉमसन ने बोला कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने जिस तरीके एक ऐसे मानव को जन्म दिया, एक ऐसे ह्यूमन बीइंग को जन्म दिया जो कि सेल्फ मेड था, सेल्फ मेड मानव को जन्म दिया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने। खुद मेहनत करी, खुद इंडस्ट्री खड़ी की, सेल्फ मेड पर्सन। उसी तरीके से उसने बोला कि नेपोलियन बोनापार्ट भी सेल्फ मेड एम्परर था, खुद से घोषित सम्राट था। मतलब ये कि सम्राट बनाने में उसने खुद मेहनत करी। जनता जनता का तो वो सिर्फ फालतू का एग्जांपल दे रहा है। तब हो क्या रहा है कि जब नेपोलियन बोनापार्ट एम्परर बन रहा है, एक कंट्री का एम्परर बन रहा है, सम्राट बन रहा है, तो इंपीरियलिज्म करेगा, साम्राज्यवाद करेगा। तो जब वो इंपीरियलिज्म करेगा तो फिर उसके अगेंस्ट पूरा यूरोप खड़ा होने लगेगा। तो फ्रांस के अगेंस्ट यूरोप में सेकेंड अलायंस बनने लगा। ठीक, तो फ्रेंच वर्सेस यूरोप होने लगा, होगा ही होगा। और ऐसे में 1801 में उसने ब्रिटेन को हराया। फिर ट्रीटी ऑफ अमीन्स हुई यहाँ पे, जब उसने ब्रिटेन को हराया, अमीन्स की संधि हुई। ये सब बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की नीड नहीं है, क्योंकि हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ रहे हैं। 3 साल के लिए बात हुई अमीन्स की ट्रीटी में, हुआ कि भैया 3 साल के लिए युद्ध को रोक देते हैं। और इस 3 सालों में नेपोलियन बोनापार्ट ने एक तरीके से आप कह सकते हैं कि युद्ध रोकने की संधि हुई थी अमीन्स की संधि। 1801 से लेकर 1804 तक नेपोलियन बोनापार्ट को एक मौका मिला, और उसने ये जो 3 साल तक युद्ध को रोका गया, उसने क्या किया कि नेपोलियन कोड लेके आया। नेपोलियन कोड की अगर लोग बात करते हैं तो 2000 से भी ज्यादा इसमें आर्टिकल्स हैं। और अगर हम इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड करें नेपोलियन कोड को, तो इसमें पहला निकल के आता है सिविल लॉस, दूसरा निकल के आता है क्रिमिनल लॉस, और तीसरा निकल के आता है ट्रेड लॉस। तो देश को कंसोलिडेट करने के लिए सिविल लॉस और क्रिमिनल लॉस जरूरी है, और देश को सबसे ज्यादा कंसोलिडेट करने के लिए ट्रेड पे कंट्रोलिंग होना जरूरी है। तो फ्रांस को ये लेगेसी नेपोलियन बोनापार्ट से मिली। फ्रेंच नेपोलियन से क्रिमिनल लॉस, सिविल लॉस, ट्रेड लॉस पे काम अभी तक नहीं हो रहा था। इस पे सारा काम जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। और वो खुद भी कहता था कि फ्रांसीसी लोग या फ्रेंच लोग, मैंने जो 40 वॉर लड़े हैं अब तक, एक बार उसको भूल सकते हैं, पर मैंने जो यहाँ पे रिफॉर्म्स किए, सिविल लॉस लेके आया हूँ, नेपोलियन कोड लेके आया हूँ, नेपोलियन कोड का ही पार्ट है सिविल लॉस, क्रिमिनल लॉस और ट्रेड लॉस, इसको नहीं भूल सकते। क्योंकि ये सिविल लॉस, क्रिमिनल लॉस और ट्रेड लॉस जो है वो इनको एम्पावर्ड कर रहे हैं। वो लाइफ नहीं थी जो मोनार्क में थी, वो लाइफ भी नहीं थी जो अभी तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फर्स्ट, सेकंड फेज और थर्ड फेज तक थी। ये सारे राइट्स मैंने ही दी। क्योंकि एक बार मैंने आपको बताया था कि नेपोलियन बोनापार्ट कहता था कि युद्ध लड़ना भी मेरी मजबूरी है, क्योंकि युद्ध के कारण ही लोग हमसे जुड़े रहते हैं। अब वो यहां आके बोल रहा है कि 40 युद्ध भी लोगों को याद नहीं रहेंगे, लेकिन जितना मैंने ये रिफॉर्म किया ये लोगों को जोड़ेगा मेरे से। 1805 तक आते आते नेपोलियन बोनापार्ट के अगेंस्ट जो है एक थर्ड अलायंस बन गया यूरोप में। ठीक, यूरोप के अन्य देशों ने क्या किया, नेपोलियन से वो डरने लगे, तो उन्होंने मिलकर जो है फिर से अलायंस बनाया। 1805 में उसने क्या किया, ऑस्ट्रिया, हैब्सबर्ग डायनेस्टी की राजा फ्रांसिस सेकंड हुआ करते, उनकी बेटी से शादी करने के बावजूद भी ऑस्ट्रिया अब जाके नेपोलियन के अगेंस्ट था, और 1805 में उसने ऑस्ट्रिया को फिर से हराया। 1806 में उसने जेना का वॉर लड़ा, और जेना के वॉर में उसने प्रसा, प्रसा आप लोग समझते हैं ना, जर्मनी, आजकल का जर्मनी प्रसा, उसने प्रसा को हराया। 1807 में एक फ्रीलैंड का वॉर हुआ, फ्रीलैंड। इस फ्रीलैंड के वॉर में उसने क्या किया, रूस को हराया। तो आपने देखा कि उसने जो जितने 3 पावरफुल थे कंट्री, ब्रिटेन को पहले हरा चुका है, अमीन्स की ट्रीटी में ब्रिटेन के साथ उसने 3 साल के लिए संधि कर ली, तो तुम चुप बैठो। आपने भी देखा उसने ऑस्ट्रिया को भी हटा दिया, जर्मन को भी हरा दिया, और रूस को भी हरा दिया। तो धीरे धीरे वो पावरफुल होता चला जा रहा है। यहां तक सबको समझ नहीं आ रहा है? यस सर। 1807 में उसने फ्रीलैंड को हराया, फ्रीलैंड के वॉर में रूस को हराया। तो उसका इंपैक्ट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो फ्रांस ने क्या किया, जब पूरा अपना या नेपोलियन बोनापार्ट ने
जब पूरा एम्पायर बनाया तो उसने क्या किया, इस पूरे एम्पायर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक वो स्टेट जो डायरेक्ट नेपोलियन बोनापार्ट की कंट्रोलिंग में रहेंगे, देखिए इसी को फ्यूडलिज्म कह सकते हैं, इसको भी फ्यूडलिस्टिक अप्रोच ही कह सकते हैं कि राजा राजा के अंडर में अलग अलग तरीके के राजा। तो एक वो एरिया जो डायरेक्ट, इसीलिए असल में होता क्या है, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा नेपोलियन बोनापार्ट, बोला जाता है इंडिया में किसी को, वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने क्या किया था कि नॉर्थ के स्टेट्स को अपने डायरेक्ट कंट्रोलिंग में रखा था, साउथ के स्टेट्स के डायरेक्ट कंट्रोलिंग में नहीं रखा था, वहां के राजाओं के थ्रू उसके ऊपर रूल करता था। इसलिए ऐसी चीजें नेपोलियन बोनापार्ट में भी दिखती है, इसलिए बहुत से राइटर्स जो है समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन बोनापार्ट बोलते हैं, जबकि नेपोलियन बोनापार्ट को यूरोप का समुद्रगुप्त बोलना चाहिए। समुद्रगुप्त बहुत पहले कर चुका है। तो उसने डायरेक्ट कंट्रोलिंग में रखा किसको, प्रसा को, क्योंकि प्रसा में उसको जो है ज्यादा विरोध की उम्मीद, सॉरी प्रसा बोला हूँ, फ्रांस को डायरेक्ट कंट्रोलिंग में रखा, उसी का रूलर है वो। इसी तरीके से डालमेट्रिया, प्रसा के आसपास के छोटे मोटे एरिया में एक एरिया आता था डालमेट्रिया, उसमें डालमेट्रिया को अपने कंट्रोल में रखा। ऐसे ही उसने कोशिया को अपने कंट्रोल में रखा। ये सब वो हैं जो कि प्रसा से बाउंड्री शेयर करते हैं बॉर्डरिंग एरियाज में, इनको उसने डायरेक्ट कंट्रोल में रखा। नॉर्थ इटली, इसको भी उसने डायरेक्ट कंट्रोल में रखा, उत्तरी इटली को। तो ये तो पहली कैटेगरी होगी। दूसरी कैटेगरी में उसने रखा सबऑर्डिनेट स्टेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अधीनस्थ राज्य। सबऑर्डिनेट स्टेट्स में वो रखता है किसको, वो रखता है ग्रांड डच ऑफ वर्सा, ग्रांड डच ऑफ वारसा, वर्सा में गलत बोल गया, आप इसको आजकल का पोलैंड बोल सकते हैं। ये सबऑर्डिनेट स्टेट्स में रख रहा है। वेस्टफेलिया, आपको याद है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हम लोगों ने पढ़ी थी, वेस्टफेलिया में ट्रीटी हुई थी, इसलिए इसको ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया बोलते थे। वेस्टफेलिया भी एक जगह है। वेस्टफेलिया को उसने सबऑर्डिनेट स्टेट्स में रखा। स्विट्जरलैंड को उसने जो है सबऑर्डिनेट स्टेट में रखा। जर्मनी का राइन वाला एरिया, अब आप लोग जो है मैप में इन सब चीजों को, इमेजेस को ढूंढेंगे। जर्मनी में एक एरिया पड़ता है राइन, राइन में जो है अच्छा खासा जो है मिनरल्स की पॉसिबिलिटी रही है, इसलिए उसने जर्मनी को राइन वाला जो एरिया है वो अपने कंट्रोल में रखा। तो ये इतने सारे उसने जो है सबऑर्डिनेट स्टेट्स रखे। अब उसने जो है कुछ स्टेट्स को बोला कि ये सब के सब मित्र राष्ट्र, फ्रेंड स्टेट्स, तीसरी कैटेगरी बनाई। और इसमें उसने रखा किसको, ऑस्ट्रिया को, प्रसा जो एक्चुअल प्रसा था, प्रसा की बाउंड्री एरिया में आपका डालमेट्रिया, कोस्टिया वगैरह आता था, तो उसको अपने डायरेक्ट कंट्रोल में रख लिया है। और रूस, रूस को भी उसने मित्र राष्ट्र में रखा। तो इस तरीके से उसने पूरे के पूरे यूरोप पे कंट्रोलिंग बना ली अपनी। नाउ ब्रिटेन की अगर लोग बात करते हैं तो ब्रिटेन यूरोप से अलग थलग पड़ गया भाई। जब उसने पहले डायरेक्टर्स ने कहा कि आप ब्रिटेन को जो है कंट्रोल करो, तो उसने जब इजिप्ट के थ्रू ब्रिटेन का जो इकोनॉमिकल सोर्स है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करी और वो कर नहीं पाया, निगलसन ने उसको हरा दिया। तो उसने सेकंड अप्रोच पे काम किया। सेकंड अप्रोच क्या है, ये मान लीजिए अफ्रीका, ये मान लीजिए इंडिया, यहां से प्रोडक्ट पहुंच रहा है, फिर यहां से ब्रिटेन पहुंच रहा है, और ब्रिटेन से अल्टीमेटली प्रोडक्ट जा कहां रहा है, यूरोप में। तो वो ये चेन डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा है, तो वो ये चेन डिस्टर्ब कर रहेगा। वो कह रहा है कि ब्रिटेन से यूरोप में प्रोडक्ट ना पहुंचे तो ब्रिटेन बेचेगा कहां पे। ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन का प्रोडक्ट यूरोप में ना पहुंचे और एशियन प्रोडक्ट जो ब्रिटिश के थ्रू यूरोप में आ रहा है वो ना पहुंचे तो बात खत्म हो जाएगी। तो अब उसने क्या किया, जो ब्रिटेन अलग थलग पड़ गया है, उसने 3 तरीके के स्टेट्स का फॉर्मेशन कर दिया यूरोप में, डायरेक्ट कंट्रोलिंग स्टेट्स, सबऑर्डिनेट स्टेट्स और फ्रेंड स्टेट्स। तो उसने सोचा कि ब्रिटेन जो अलग थलग पड़ गया तो उसको थोड़ा और कर देना चाहिए, उसकी इकोनॉमिकल सिचुएशन को ध्वस्त कर देना चाहिए। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि भैया कॉन्टिनेंटल थ्योरी देते हैं हम। कॉन्टिनेंटल थ्योरी क्या है कि कोई भी कंट्री ब्रिटेन से संबंध रखेगी तो उसको यूरोप से, ये मतलब फ्रांस से वॉर झेलना पड़ेगा। अच्छा, स्पेन की अगर बात करते हैं तो स्पेन में उसने अपने छोटे भाई जोसेफ बोनापार्ट को अपना वहां पे रिप्रेजेंटेटिव बनाया। वेस्टफेलिया की अभी हम लोगों ने बात की थी, जो कि सबऑर्डिनेट स्टेट्स हुआ करते थे। यहाँ पे उसका एक और कजन हुआ करता था, जेरोम बोनापार्ट।
नेपोलियन ने जेरोम बोनापार्ट को वहां पे अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया। हॉलैंड की अगर लोग बात करते हैं तो लुई बोनापार्ट, इन सबको उसने जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया। तो एक तरीके से हॉली रोमन एम्पायर की तरीके उसने एक बड़ा एम्पायर यहाँ पे खड़ा कर लिया। तो अब वो ब्रिटेन को यहाँ पे घुसने नहीं देना चाहता, उसने कॉन्टिनेंटल थ्योरी दे दी 1806 में। बर्लिन अनाउंसमेंट बोला जाता है इसको। और 1807 में उसने इटली के मिलान में भी जाके ऐसा अनाउंसमेंट दिया, ऑर्डर दिया कि ब्रिटेन का कोई भी जहाज या कोई भी शिप अगर फ्रांस के पोर्ट में या उसे किसी भी फ्रेंड स्टेट के पोर्ट में या उसके सबऑर्डिनेट स्टेट के पोर्ट में डालता है तो ये नेपोलियन बोनापार्ट के अगेंस्ट जो है एक्शन माना जाएगा और उसको वॉर झेलना पड़ेगा। बदले में ब्रिटेन ने भी अपनी एक अप्रोच दी, उसने बोला किंग इन काउंसिल, उसने एक ऑर्डर जारी किया ब्रिटेन ने किंग इन काउंसिल कि कोई भी कंट्री अगर वो चाहे तो ब्रिटेन में आके अपने शिप्स को खड़ा कर सकती है। मतलब कुल मिला के ब्रिटेन यूरोप की कंट्रीज को साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि आप क्लियर करिए कि आप किसके साथ हैं, आप ब्रिटेन के साथ हैं या फ्रांस के साथ हैं। तो ये तो चीज क्लियर है कि वो खुद सबऑर्डिनेट स्टेट की कैटेगरी में एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो खुद को फ्रेंड स्टेट की कैटेगरी में एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो खुद को डायरेक्ट कंट्रोलिंग एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो कैसे बोलेंगे कि फ्रांस के अगेंस्ट है। तो एक तो नेपोलियन बोनापार्ट को लगता था कि इससे ब्रिटेन का ट्रेड कमजोर हो जाएगा, जो उसने कॉन्टिनेंटल थ्योरी दी है, महाद्वीपीय व्यवस्था दी, इसको लगता था इससे ब्रिटेन का ट्रेड कंट्रोल हो जाएगा, मैंने भी आपको बताया। और ट्रेड कंट्रोल होने से जो है उसकी मिलिट्री पावर भी कमजोर हो जाएगी। सेकंड उसकी अप्रोच ये थी इसके पीछे कि यही मौका है कि यूरोप की मार्केट से जब ब्रिटेन बाहर निकलेगा तो फ्रांस के लिए पूरी यूरोप की मार्केट खड़ी हो जाएगी। तीसरा मौका उसको ये लग रहा था, तीसरी चीज उसकी ये थी कॉन्टिनेंटल थ्योरी के पीछे कि यूरोप देशों यूरोप के जितने भी कंट्रीज हैं उसके ऊपर हमारा जो है वर्चस्व बढ़ जाएगा। तो जो कॉन्टिनेंटल थ्योरी है, जो महाद्वीपीय व्यवस्था है, वो नेपोलियन बोनापार्ट पे उल्टा दाव पड़ गई। कैसे? उसने प्रॉपर असेसमेंट किए बिना जल्दबाजी में ये कॉन्टिनेंटल थ्योरी दी। उसने इस चीज को नहीं समझा कि इस कॉन्टिनेंटल थ्योरी के रिपरकशन या नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या होंगे। लाइक वो ये तो सोच रहा है कि फ्रेंच गुड्स के लिए पूरे यूरोप की मार्केट निकल आएगी और वो ब्रिटिश गुड्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेकिन क्या फ्रेंच में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था? क्या फ्रेंच के पास इंडिया जैसी कॉलोनी थी? क्या फ्रेंच के पास एशियन मार्केट उतनी तगड़ी थी कि जिसके दम पे वो यूरोपियन मार्केट में सब्स्टिट्यूट बन जाता? तो हुआ क्या कि यूरोपियन मार्केट में ब्रिटिश गुड्स की डिमांड है, यूरोपियन मार्केट में एशियन गुड्स वाया ब्रिटिश कंट्री के थ्रू जो मिल रहा है उसकी डिमांड है। अब वो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई। सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है तो सीधी सी बात है कि डिमांड उतनी ज्यादा है, सप्लाई पीछे से कम आ रही है। एकदम देखिए प्रैक्टिकली नेपोलियन बोनापार्ट पूरा नहीं इसको रोक पाया, ब्लैक मार्केटिंग तो हो रही थी ना। तो जब सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जा रही है, सप्लाई कम आ रही है, डिमांड उतनी है, तो क्या हो जाएगा? रेट हाई हो जाएगा। रेट हाई हो जाएगा, प्रोडक्ट्स के स्कार्सिटी से रेट हाई हो जाता है। क्या नेपोलियन बोनापार्ट ने ये चीज सोची कि भैया फ्रेंच प्रोडक्ट्स में किस तरीके से काम होना चाहिए? वो भी चीज नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लैंडमार्क से ब्रिटिश प्रोडक्ट्स जो यूरोप जाने से रोकना चाहता था, बट गुड्स की कमी को देखते हुए मैंने अभी आपको बताया कि ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू ये प्रोडक्ट पहुंच रहा था। फ्रांस के पास इतनी बड़ी मिलिट्री नेवी नहीं थी जो ब्रिटिश नेवी को कंट्रोल कर सके। तो ब्लैक मार्केटिंग के कारण प्रोडक्ट महंगा हो रहा है, यूरोप में खुद बेचैनी फैल रही है। लोगों के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट के लेके एक एग्रेशन है और एक मूवमेंट खड़ा होता हुआ दिख रहा है। और ऐसा ही मूवमेंट आपको 1991 में प्रोडक्ट की स्कार्सिटी के कारण जब रेट हाई हो जाता है तो कहां दिखाई देता है? रशिया का डिसइंटीग्रेशन दिखाई देता है। तो यहां पे फ्रांस का डिसइंटीग्रेशन तो नहीं गए, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट का जो एम्पायर है उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया। अब थोड़ा सा कंपैरिजन नेपोलियन बोनापार्ट की जो कॉन्टिनेंटल थ्योरी, इसका कंपैरिजन नरेंद्र मोदी जी से करते हैं। तो आपने भी देखा कि मोदी जी ने रातों रात अचानक से नोटबंदी लागू कर दी और करेंसी की स्कार्सिटी हो गई। भाई 500 के नोट उतनी जल्दी मार्केट में नहीं थे, 2000 के नोट मार्केट में थी नहीं, 1000 का नोट बेकार हो चुका था, पुराना 500 का नोट बेकार हो चुका था, 80% करेंसी बर्बाद हो चुकी थी। तो स्कार्सिटी थी, लोग परेशान थे। तो देखा जाए तो यहां पे एंटी मोदी एक एग्रेशन आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाया।
तो नेपोलियन की तरीके इनको भी चिंता थी, लोग एटीएम पे नारे लगा रहे थे और बिना तैयारी के काम किया गया था। लेकिन आखिर नेपोलियन बोनापार्ट यही काम करके अनसक्सेसफुल हो रहा है, लेकिन मोदी कंपैरेटिवली सक्सेसफुल हो रहे हैं क्योंकि 2019 के इलेक्शन जीत रहे हैं और 24 का भी जीत रहे हैं, या आप कह सकते हैं 2022 का यूपी का भी इलेक्शन जीत रहे हैं। आखिर ऐसा क्या था कि वो जीत गए इस जल्दबाजी में लाई हुई योजना के कारण और ये हार गए जल्दबाजी में लाई हुई योजना के कारण, जबकि कॉन्टिनेंटल थ्योरी में फ्रांस को बहुत सपोर्ट मिलने वाला था। ठीक है, बाकी सारी कंट्रीज से हमें क्या मतलब। रीजन ये है कि एक होता है मीडिया मैनेजमेंट। मोदी जी के टाइम पीरियड में अगर आप देखते हैं तो मैं ये नहीं कह रहा कि मीडिया मैनेजमेंट उन्होंने कर दिया, ठीक है, ये चीजें ऑफिशियली नहीं बोली जा सकती जब तक हमारे पास पुख्ता सबूत ना हो। लेकिन क्या है कि एक टेक्निकल रिवॉल्यूशन हो चुकी है। आपके पास एक चीज है जिसको आप लोग बोलते हैं जियो, आपके पास जो है इंस्टाग्राम है, आपके पास बहुत कुछ। और 2014 के पहले एक सेंटीमेंट था लोगों के अंदर कि यार 2G कोल जी स्पेक्ट्रम घोटाला बहुत सारा नेताओं ने कमा रखा है। तो जो लोअर क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है और आपका इवन अपर मिडिल क्लास है, उसके अंदर एक सेटिस्फेक्शन इस बात का था कि इससे अमीर आदमी का नुकसान होगा जो पैसा दबाए बैठा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि लोअर क्लास जो है वो पॉपुलेशन में ज्यादा है, मिडिल क्लास भी ठीक ठाक पॉपुलेशन में। तो वोट जो देते हैं उनको ये लगा कि हमारे लीडर ने उनको नंगा कर देगा या वो नुकसान में आ जाएगा। और फिर इंस्टीट्यूशनल वर्क भी जिसे हम लोग कहते हैं, तो आप जानते हैं कि उनके साथ जो है संघ की आइडियोलॉजी भी काम करती है, इंस्टीट्यूशनल वर्क भी उनके पास अच्छा करता है। तो ये कुछ चीजें हैं और नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम पीरियड में इस तरीके के इंस्टीट्यूशन की हमें कमी दिख रही है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप नेपोलियन बोनापार्ट को इवेल्युएट करते समय मोदी जी का एग्जाम्पल डाल दीजिएगा, क्योंकि वो इरेलीवेंट हो जाएगा दो टॉपिक्स को जोड़ना। हिस्ट्री का टीचर नुकसान नाराज हो जाएगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी था, तो मैंने इसको इस तरीके से समझाने की कोशिश की। तो क्या ये चीज समझ में आई आपको? यस सर। क्लियर? अब क्या है कि नेपोलियन के अगेंस्ट जो है एग्रेशन दिखने लगा। स्पेन में आप देखते हैं कि स्पेन में उसका छोटा भाई जोसेफ बोनापार्ट जो कि रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था, वहां पे नेपोलियन बोनापार्ट के अगेंस्ट जो है मास मूवमेंट खड़ा हो गया। नेपोलियन की सेना स्पेन में हार गई। यूरोप के अदर किंग्स जो हुआ करते थे नेपोलियन की इज्जत नहीं कर रहे थे, लेकिन वो डरते थे कि कहीं नेपोलियन बोनापार्ट नाराज ना हो जाए। लेकिन अब जनता स्कार्सिटी के कारण नाराज हो रही है, तो उनके अंदर भी कुछ वन बाय हिम्मत आने लगी, वन बाय वन सब में हिम्मत आने लगी। तो रशिया के जो इस समय रूलर हुआ करते थे, जिनका नाम, जो कि जैसे आप जानते हैं फ्रेंड स्टेट्स में हुआ करता था, जॉर्ज एलेक्जेंडर फर्स्ट। जॉर्ज एलेक्जेंडर फर्स्ट। तो इन्होंने कहा कि भैया हम टिलसिट की संधि नहीं मानते। मैं आपको टिलसिट की संधि भी बताना भूल गया। टिलसिट की संधि के थ्रू ही जो है वो रशिया ने जो है फ्रेंड स्टेट माना था खुद को, किसका? फ्रेंच का। उन्होंने कहा टिलसिट की संधि नहीं मानते। टिलसिट की संधि के कारण ही जो है कॉन्टिनेंट थ्योरी का बेस बना था, जिसको हम लोग महाद्वीपीय व्यवस्था कहते हैं, कॉन्टिनेंटल थ्योरी बोलते हैं। उन्होंने टिलसिट की संधि को नहीं मानेंगे, महाद्वीपीय व्यवस्था से, कॉन्टिनेंटल थ्योरी से हम बाहर निकलते हैं। नेपोलियन जो लगातार 40 वॉर जीत चुका था, उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ और 1812 में नेपोलियन बोनापार्ट उलझ गया, किससे? रशिया से उलझ गया। और रूस को सबक सिखाना उसने टारगेट बना लिया। 6 लाख की सैनिक लेके वो साइबेरिया में घुस गया। रशियन टुंड्रा को साइबेरिया बोलते हैं, बड़े बड़े बर्फ के मैदान हैं। रशिया जो है एक बड़ा कंट्री है, इतना बड़ा यूरोप, ठीक। तो जॉर्ज एलेक्जेंडर फर्स्ट ने जो है डायरेक्ट वॉर नहीं किया, ओपन वॉर नहीं किया। वो कभी कभी आगे बढ़ जाता था, तो कभी जंगलों में घुस गया, कभी नदियों में घुस गया। नदियों में उसने क्या किया? जहर डाल दिया। नेपोलियन बोनापार्ट की आर्मी जो है नदी का पानी पीने के लिए आगे, बहुत आगे तक देखी। ये मान लीजिए रशिया स्टार्ट हो रहा है, यहां तक वो अपने साथ पीछे पीछे लेके आया। अब यहां से कहां तुम्हारे पास सप्लाई चेन आएगी फ्रांस से? यहाँ तुमको पानी पीना, उसने नदी में जहर डाल दिया, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन थी नहीं रशिया की। इतना बड़ा रशिया में आज भी पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, इतनी ठंड बढ़ती है, नदी पानी डाल दिया, ठीक है, कुछ कुछ लोग मरेंगे, मरने दो। तो नेपोलियन के सैनिकों ने यहाँ पानी पिया, मर गए, ठीक। वॉर एंड पीस करके किताब है नेपोलियन बोनापार्ट के ऊपर लिखी है लियो टॉलस्टॉय ने, गांधी जी ने इसको बहुत पढ़ा है। तो यहाँ पे नदी में पानी पी के लोग मर गए। अब नेपोलियन बोनापार्ट आसपास के खेतों में कुछ अगर दिख रहा है तो उसको लेना चाहता है, तो वो सारे खेत जलवा दिए उसने।
उसको फर्क ही नहीं पड़ता था। तो ऐसे क्या हो रहा था कि नेपोलियन बोनापार्ट चाह के भी बहुत पीछे नहीं जा सकता था, कि फ्रांस के बहुत अंदर, फ्रांस से तक नहीं पहुंच सकता था, वो रशिया में बहुत अंदर तक घुस गया था। आज भी देखिए कि आप यूरोपियन कंट्रीज बहुत ज्यादा उलझना पसंद करती नहीं रशिया से, यूक्रेन को आगे बढ़ा रखा, अपना नहीं कूद रही है वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को, अगर आप देखिए जो नेटो का पार्ट है, क्योंकि रशिया से जो है बहुत चीजें सप्लाई होती हैं, जैसे आपका गैस सप्लाई होती है आज के जमाने में, तब तो जमाने में गैस नहीं हुआ करता था। तो इस तरीके से जो है नेपोलियन बोनापार्ट जो है वहां पे वीक होता चला गया। आप ये सोचिए कि 6 लाख सैनिक लेके गया था और लौट के जब आया तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ 20,000 सैनिक बचे। कितने लोग मारे गए। आज भी अगर आप रशिया का कजाकिस्तान, मिडिल ईस्ट जो है रशिया का ही पार्ट रहा है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तो कई बार ऐसा होता है कि वहां पे ह्यूमन स्केलेटन मिलते हैं, खुदाई उदाई होती है वहां पे बर्फ बर्फ की, तो वहां पे स्केलेटन मिलते हैं, उनके साथ ही साथ जो है वो फ्रेंच आर्मी के जो है एविडेंसेस मिलते हैं। तो ऐसी चीजें हैं यहाँ पे। तो वो रूस में बिजी हो गया। तब तक ब्रिटेन ने क्या किया, नेपोलियन बोनापार्ट के अगेंस्ट जो है फोर्थ अलायंस बनाया, और इस फोर्थ अलायंस के दम पे वो नेपोलियन बोनापार्ट से भिड़ गया। तो जब तक वो रशिया से लड़के वापस आया, ब्रिटेन फोर्थ अलायंस बना चुका था, और 1813 में एक लिपजिक का वॉर हुआ, और इस लिपजिक के वॉर में ब्रिटेन ने हरा दिया किसको, नेपोलियन बोनापार्ट। यहां तक क्लियर हो रहा है आपको? Yes, sir. फिर बात करते हैं ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना। तो वियना कांग्रेस फिर से हुई। वियना कांग्रेस ने ही तो सारा सारा बैलेंस ऑफ पावर बनाया था कि नहीं आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, जैसे हमारे यहाँ नैम हुआ था ना, उसी तरीके से वियना कांग्रेस हुई थी। तो नेपोलियन बोनापार्ट से बोला गया कि आप फ्रांस को पुराने स्ट्रक्चर में ले जाओ, फ्रांस आपका है, सबऑर्डिनेट स्टेट्स जैसी चीज नहीं रहेगी, फ्रेंड स्टेट्स आप रख सकते हैं, वो हमारे आपके बराबर के बाइलेटरल रिलेशन होंगे, ये नहीं कि हम आपके जो है अंडर में ही काम कर रहे हैं, हम आपसे कोई लैंड नहीं छीन। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? लिपजिक के वॉर के हारने के बाद ये सिचुएशन नेपोलियन बोनापार्ट की हुई। तो फ्रांस ने जिससे जो छीना है वो सब कुछ वापस कर दे, ठीक, हम आपसे कोई लैंड नहीं छीनेंगे, पहली कंडीशन ये रखी गई वियना कांग्रेस में। दूसरी कंडीशन ये रखी गई कि भैया फ्रांस जो चीज छीन चुका है वो वापस कर दीजिए, और लुई 16 का जो सक्सेसर है, मतलब वो तो इधर उधर भटक रहा है, लुई 18, उसको सम्राट बना दीजिए। तो और आप जाके एल्बा में रहिए, एल्बा में जाके आराम करिए, राज की ठाट बाट से रहिए, सारी चीजें आपको वहां प्रोवाइड कराई जाएंगी। और जो पूरे यूरोप को जीत चुका हो वो एल्बा में जाना पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं पसंद करेगा। तो एल्बा की मतलब यहां आप सोचिए, वियना कांग्रेस की पहली कंडीशन कि जो लैंड छीने हैं वो वापस कर दो, वो एग्री कर गया। दूसरी कंडीशन ये कि फ्रांस से वो कोई लैंड छीनेंगे नहीं, यहां पे भी एग्री कर गया। लुई 18 को सम्राट बना दो, यहां पे भी एग्री कर गया। लेकिन उससे कहा गया कि जाके एल्बा पे रहो, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसको बुरा लग गया कि यार हमने पूरा एम्पायर बना रखा था, आप हमको एल्बा में रहने को बोल रहे हो। तो फिर उलझ गया। फिर वो अच्छा, यहां पे वो चाहता तो 2 कदम पीछे हट सकता था, एल्बा में जाके अपने आप को, लुई 18 बहुत एम्पावर्ड किंग नहीं था, उसके थ्रू, उसको पपेट के थ्रू यूज कर सकता था, धीरे से अपनी पावर रीगेन कर सकता था और फिर से एम्परियलिज्म कर सकता था। लेकिन वो एल्बा के नाम पे बेइज्जती उसने महसूस कर ली। तो वो आखिरी में जब मर रहा होता तो बोलता है कि एबल आई वॉस एरे आईसा एल्बा, योग्य तो मैं था तब तक जब तक मैंने एल्बा को नहीं देखा, एल्बा के नाम में मैं बिदक गया। 2 घोड़े की शतरंज को आप लोगों ने खेला होगा, देखा होगा, घोड़े की चाल में 2 घर पीछे भी हटते। अब जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने कुछ अपने सपोर्टर्स के साथ जो है फ्रांस पहुंचा, और लुई 18 जो कि वियना कांग्रेस के थ्रू बनाया गया था किंग, उसने उसको मार के भगा दिया, और फ्रांस के लोगों ने उसको तुरंत हीरो की तरीके एक्सेप्ट कर लिया। अब ये फिर अजीब सी बात है कि फ्रांस के लोग उसको हीरो की तरीके फिर से कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए फ्रेंच नेशनलिज्म, फ्रांस के लोगों को जो उसने फ्रेंच कोड या नेपोलियन कोड के थ्रू उसने जो है चीजें दी थी, फ्रांस के लोग नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम पीरियड में एक बहुत इलीट क्लास की तरीके जिंदगी जीने लगे थे। आप ऐसे समझिए कि लाइक जैसे चाइना है, चाइना को एक नई तरीके की कॉलोनी बना रहा है, आप देखिए श्रीलंका को कॉलोनाइज कर रखा है उसने, पाकिस्तान को कॉलोनाइज कर रखा है। और कल मान लीजिए
किसी कारण से जो चाइनीज इकोनॉमिक्स का बेस बन रहा है, इतना बड़ा बड़ा न्यू कोलोनाइजेशन, वो आपके टैरिफ वॉर के थ्रू छीना जाए, सी जिनपिंग को मजबूर किया जाए नई नई संधियों के लिए, तो सी जिनपिंग जब अपनी कंपनी के कंट्री के लोगों के बीच में जाएंगे तो वो फिर से फेमस हो जाएंगे। आप देखिए कि टैरिफ वॉर में क्या हो रहा है, कि सी जिनपिंग को मजबूर करना जा रहा है, ऐसी वहां पे एक माहौल बन रहा है, तो चाइनीज लोग उसके साथ जम के खड़े हुए। तो वैसे ही यहाँ पे फ्रांस के लोग जो है, जब वियना से भगाया जाता है लुई 18 को, तो उसका साथ स्वागत करते हैं। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? तो अब जब नेपोलियन बोनापार्ट का एक रुतबा तो रौला तो कायम था, लोग धरे भागे वियना कांग्रेस के इधर उधर की, भगो यार युद्ध की तैयारी करो, अब तो नेपोलियन बोनापार्ट मरने नहीं वाला है। और 1815 में लास्ट में वाटरलू का वॉर होता है। कौन सा वॉर होता है? वाटरलू। वाटरलू के वॉर में नेपोलियन बोनापार्ट हारता है। क्या होता है देखिए, था क्या कि इतने सारे जो वॉर हुए, लिप्जिक का वॉर हुआ है, और आपका जो नेपोलियन बोनापार्ट ने जो रूस से वॉर लड़ा, रूस के वॉर में उसका एक बहुत फेमस कमांडर हुआ करता था, मार्सन ने। एक व्यक्ति का नाम है मार्सन ने। मार्सन ने की बुद्धि बौरा गई, 6 लाख सैनिकों को उसने अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा, लगभग 20,000 ही बचे थे। मार्सन ने बहुत दुखी था, वो अपना मेंटल डिसबैलेंस उसका हो गया था। तो यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट ने वाटरलू के वॉर में क्या किया कि सबसे बड़ा आर्टिलरी जो उसके हुआ करता था, वो भी अब उसके पास रहा नहीं है। आपको भी पता है कि सेकंड फेज या सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन के जमाने से उसकी पहली अपॉइंटमेंट ही आर्टिलरी में हुआ करती थी। और लेकिन ऐसा नहीं हम कहेंगे उसकी आर्टिलरी बहुत बेकार है, लेकिन आर्टिलरी को कंट्रोल करने वाला जो मार्सन ने, उसका दिमाग गड़बड़ हो चुका है। बचे हुए सैनिक हैं, वो स्पेसिफाइड लोग बचे नहीं है। पता चला तोप का गोला गिरना था पत्थर के ऊपर या हार्ड सरफेस पे गिरेगा तो फटेगा, वो गिरा कहाँ जाके? वो गिरा जाके जो है मार्शल लैंड पे गिरा जाके, दलदल पे गिरा जाके, कीचड़ में गिरा जाके, तो फटा ही नहीं। तो मार्शन ने का जो है दिमाग गड़बड़ हो चुका है, लॉयल है, ईमानदार है, फिर से वो कोशिश कर रहा है। वाटरलू के वॉर में होता क्या है, ये मान लीजिए एक हिल है, यहाँ पे जो है ब्रिटेन की सेना है और यहाँ पे नेपोलियन की सेना है, ऐसे आपस में। और यहाँ पे ब्रिटेन की सेना ने क्या कर रखा है, हिल के इस तरफ घास के अंदर, झाड़ियों के अंदर जो है अपनी तोपें छुपा रखी। और यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट पहले एज लेता है और ब्रिटिश सैनिक जो है डर के भागते पहाड़ी के ऊपर, ऐसे ऐसे, और पीछे से नेपोलियन बोनापार्ट के सैनिक ही भाग रहे होते। ब्रिटिश के सैनिक भाग भाग के यहाँ तक आ जाते हैं, नेपोलियन के सैनिक भी भाग भाग के यहाँ तक आ जाते हैं। इस बीच कुछ सैनिक मारे भी जाते हैं ब्रिटेन के। इसके बाद ब्रिटिश सैनिक इस तरफ से तितर बितर इधर उधर हो जाते हैं, नेपोलियन के सैनिक यहाँ पे होते हैं, और अचानक से तोपें निकलती इनके ऊपर, अटैक चालू। अब आप उल्टा पहाड़ के ऊपर चढ़ के वापस नहीं जा सकते। सीधी सी बात है कि यहाँ पे क्या हो गया कि सैनिक हार गए। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? यस तो वाटरलू के वॉर में हारा, और ड्यूक ऑफ वेलेस्ली, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन उसको कहा जाता था, वेलेस्ली ने वहां पे 1799 में हराया था टीपू सुल्तान को। वैसे ही यहाँ पे ड्यूक ऑफ वेलिंगटन कहा जाता था वेलेस्ली को, आर्थर वेलेस्ली को, वेलेस्ली का छोटा भाई। उसने नेपोलियन बोनापार्ट को हराया, और मिस्र उसके जो फ्रेंड स्टेट हुआ करते थे, उन सब ने जो है सेंट हेना लैंड हुआ करता था, आइलैंड हुआ करता था, लैंड में बोल गया, इटली के पास सेंट हेलेना, यहाँ पे जेल में रखा गया 1815 से लेके, और 1821 तक नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ जेल में रहा, और वहीं पे उसकी डेथ हो गई। और आखिरी की उसके स्टेटमेंट है, जो आज की हमारी क्लास का सबसे पहला फोटो था, एबल वॉज आई एरे आइसा एल्बा। तो आज हमारा नेपोलियन बोनापार्ट खत्म। अब नेपोलियन बोनापार्ट को तो हमने समझ लिया, लेकिन उसने किस तरीके से रिवॉल्यूशन को पूरे यूरोप में फैलाया, और यूरोपियन या फ्रेंच रिवॉल्यूशन के स्ट्रक्चर को उस तरीके से उसने कैसे चेंज किया, उसका यूरोपियन फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या रिलेशन है, ये सब चीजें बाकी रह जाती हैं, और इस चीजों को हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आज की क्लास आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में भी आएगी।
कैसी लगी क्लास आज की?